सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है वो एक तरंग की कोई घटना है, फिनोमेना ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल। यहाँ ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई भी अवरोधक जो बीच में उसे रोक रहा है, और बेंडिंग ऑफ वेव मतलब यानी कि वो उस अवरोधक से बेंड हो गई है, मतलब थोड़ा सा झुक गई है, उसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ वेव। यानी कि डिफ्रैक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें जो तरंग होती है वो किसी भी अवरोधक से मुड़ जाती है, उस घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल शैडो। हम डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन देखा हमने, अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। मान लिया ये कोई सोर्स है जहां से कोई वेव निकल रही है, और यहाँ पर ये कोई ऑब्स्टेकल ओ है जो यहाँ पे रखा हुआ है, और ज्योमेट्रिकल शैडो क्या होगी ऑब्स्टेकल की, कि जब भी कोई यहाँ से कोई प्रकाश आएगा तो ये इस नुकीली चीज जो नुकीली बनाया गया है इसे यहाँ पर, इसके नीचे प्रकाश जो है वो टकरा जाएगा, यानी कि इसके प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, या फिर कोई भी वेव इसके आर पार नहीं जा पाएगी। ये जो लाइन खींची गई है वो इसकी पैरेलल खींची गई है, यानी कि इसके पैरेलल खींची गई है, और ये जो रीजन है ये हमेशा ज्योमेट्रिकल शैडो कहलाता है। ये हमेशा ज्योमेट्रिकल शैडो कहलाता है। यहाँ पर सोर्स और जो ऑब्स्टेकल है वो एक ही लाइन में रखे गए हैं। दूसरे एग्जांपल में सोर्स कहीं भी हो सकता है, तो सोर्स मान लिया यहाँ पर है अगर, और ऑब्स्टेकल यहाँ रखा है, तो सोर्स से जो वेव निकलेगी तो इन दोनों सोर्स और उस ऑब्स्टेकल को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को आगे बढ़ाने पर, यहाँ तक बढ़ाने पर, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये हमेशा ज्योमेट्रिकल शैडो कहलाएगा। यानी कि ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकल शैडो, ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकल शैडो कहलाएगा। अब हम एक सोर्स की बात करते हैं, एक स्रोत की बात करते हैं। मान लिया ये सोर्स एक एस है, इस सोर्स से कोई भी तरंग निकल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम पानी में जब अपन अंगुली डुबोते हैं तो उससे चारों तरफ गोल गोल तरंगे निकलती हैं। ये ठीक वैसा ही सोर्स है। हमने ये तरंगे जो पूरी गोल निकल रही हैं, लेकिन हमने उसका कुछ रीजन ले लिया, कुछ क्षेत्र ले लिया, जिसमें ये ठीक इस प्रकार नजर आएंगी, यानी कि वो इस प्रकार आगे बढ़ेंगी। दूसरे एग्जाम्पल में सोर्स और ऑब्स्टेकल दोनों को साथ लिया गया है, यानी कि ये सोर्स एस है जहां से तरंग निकल रही है, वो ठीक इस प्रकार निकलेगी, और यहां पर आने पर वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराएंगी। ज्योमेट्रिकल शैडो के मुताबिक इस रीजन में, इस क्षेत्र में कोई भी तरंग नहीं आनी चाहिए, तरंग हमेशा ऊपर से निकलनी चाहिए, तरंग या नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार ये जो डैश लाइन की गई है, इस डैश लाइन से नीचे तरंगे नहीं आनी चाहिए। तरंग क्या होनी चाहिए, इस ऑब्स्टेकल के समानांतर जो है ऊपर ही ऊपर निकलनी चाहिए। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि ये जो तरंगे हैं वो ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर आती हैं। इस फर्स्ट में थोड़ा कम आई है, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, ये इस प्रकार ज्यादा, मतलब कि वो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, यानी कि ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर भी वेव एंटर हो जाती है। इसका मतलब क्या, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब वो किसी ऑब्स्टेकल से बेंड हो जाए। बेंड यानी कि वहां से थोड़ा सा मुड़ जाए। आप देखोगे कि इस पॉइंट से तरंग थोड़ी सी मुड़ गई है, और ये
डिफ्रैक्शन की जो घटना है वो साउंड वेव में भी होती है, लाइट वेव में भी होती हैं, रेडियो वेव में भी होती हैं, और वाटर या मैटर वेव्स में भी डिफ्रैक्शन होता है, जो कि हमारे डेली लाइफ में होता है, लेकिन हम उसको कभी नोटिस नहीं करते हैं। हम अगर फर्स्ट केस लेते हैं साउंड वेव का, तो आप देखोगे कि मान लिया ये कोई भी स्रोत है जहां से साउंड यानी कि ध्वनि उत्पत्ति हो रही है, ध्वनि उत्पित हो रही है। क्या बोलते हैं सर उसको? उत्पत्ति। हाँ, उत्पत्ति। ये सोर्स एस है जहां से ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि यहां से ध्वनि निकल रही है, और ये कोई भी एक ऑब्स्टेकल है जो इस ध्वनि तरंगों को रोक रहा है, और इसके पीछे जो है यहाँ पर, इसके पीछे यहाँ पर कोई लिसनर खड़ा है। ये व्यक्ति इस ऑब्स्टेकल के पीछे खड़ा है। हमारे मुताबिक तो ये साउंड वेव जो है वो ऑब्स्टेकल के ज्योमेट्रिकल रीजन, यानी कि इस ज्योमेट्रिकल रीजन में सुनाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये साउंड वेव जो है वो इस ऑब्स्टेकल से यहां से इस प्रकार लिसनर तक पहुंचती, यानी कि ये घटना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि साउंड वेव उस ऑब्स्टेकल से बेंड हो रही है और लिसनर तक पहुंच रही है, यानी कि साउंड वेव में भी डिफ्रैक्शन होता है। हम अगर लाइट की बात करें तो लाइट वेव में भी डिफ्रैक्शन होता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमें डेली लाइफ में कई बार नजर आता है। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमें ब्लैक और वाइट कुछ फ्रिंजें दिखाई दे रही हैं, जैसा कि हमें इंटरफेरेंस में हमें नजर आई थी, यानी कि किसी भी ऑब्स्टेकल से जब लाइट वेव जब टकराती हैं या ऑब्स्टेकल की जाती हैं, उसके बाद में उसके पीछे शैडो रीजन में ब्लैक और वाइट हमें फ्रिंजें मिलती हैं इंटरफेरेंस की तरह। इस घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि अगर मैं लाइट वेव की बात करूं तो लाइट वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यानी कि रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में वो रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो नहीं करती हैं, वो किसी ऑब्स्टेकल से हल्की सी बेंड हो जाती हैं और वो अपने रेक्टिलिनियर पाथ डेविएट करती है, यानी कि डेविएशन फ्रॉम रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, यानी कि किस किस कंडीशन में डिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक सोर्स एस है जिससे कोई भी तरंग निकल रही है और उस तरंग का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो लैम्बडा है और वो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा रही है। यहाँ जो ऑब्स्टेकल है वो ए और बी, यानी कि कोई छोटा सा कोई स्लिट है, छोटा सा कोई छिद्र है जिसकी साइड ए और बी है, जिसे दर्शाया गया ए और बी से दर्शाया गया है, जिसकी साइज ए है। डिफ्रैक्शन होने की जो शर्त ये है कि ये जो आने वाली तरंग दैर्घ्य का लैम्बडा यानी कि उसकी वैल्यू और ऑब्स्टेकल की जो साइज है यानी कि ये ए नियर टू नियर इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इनकी कंडीशन के मुताबिक जो लैम्बडा है वो नियर टू नियर ए, यानी कि ऑब्स्टेकल की साइज और तरंग दैर्घ्य है वो बराबर होना चाहिए। इसी शर्त पर ही डिफ्रैक्शन होगा। एक जनरली एक क्वेश्चन होता है कि साउंड वेव जो होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, इनका डिफ्रैक्शन हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, जैसे हमने अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखा था। लेकिन लाइट जो है, प्रकाश जो है, इसका जो डिफ्रैक्शन जो है, विवर्तन जो है, वो हमें इजीली नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि साउंड वेव जो होती हैं वो हमेशा, यानी कि जो
साउंड वेव का जो लैम्बडा जो होता है, साउंड वेव का जो लैम्बडा की तरंगधैर्घ्य होता है वो हमेशा मीटर की कोटि का होता है, मीटर के ऑर्डर का होता है। और हमारे व्यवहारिक जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट वाली कोई भी जो है वो हमेशा इसी ऑर्डर के होते हैं। मान लिया कोई चेयर है, कोई बेंच है या कोई दीवार है, ये सभी भी क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल भी क्या होता है, वो भी मीटर की कोटि का होता है, मतलब ऑर्डर का, मीटर के ऑर्डर का होता है। इसीलिए हमें साउंड वेव में जो वेवलेंथ है और जो ऑब्स्टेकल की जो साइज ए है वो दोनों क्या होती हैं, नियर टू नियर सेम, यानी कि ये भी मीटर की कोटि की और ये भी मीटर की कोटि का है। इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन या साउंड वेव का डिफ्रेक्शन जो होता है वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। पर इन केस ऑफ लाइट उनकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻7 मीटर, और व्यवहारिक जीवन में हमारे 10⁻⁻7 मीटर यानी कि इतना छोटी साइज का ऑब्स्टेकल बहुत ही कम मिलता है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसलिए लाइट का जो डिफ्रेक्शन है वो हमें जनरली ऑब्जर्व। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो है इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम जब किसी भी शांत पानी में, पानी के सतह सरफेस पर हम जब अंगुली को जब टच करते हैं हम लोग, तो हमेशा हमें इस प्रकार का सोर्स नजर आता है, यानी कि ये जो है वो एक ही वेव्स बनती हैं जो कि लगातार उस पॉइंट से बाहर की ओर निकल रही होती हैं। उन वेव्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन वेव की जो विशेषता क्या होती है कि उनमें जो अप आया है, जो वेव आया है, उसमें सभी पार्टिकल जो होते हैं उनका जो सेट होता है, उनका जो वाइब्रेशन होता है और उनका फेज होता है वो सब एक समान होता है, नियरली मतलब उनका एक समान होता है। उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। इस जो उभार जो है इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट, नंबर 2 प्लेन वेव फ्रंट, नंबर 3 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट को। ये जो वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की क्या डेफिनेशन होती है कि किसी भी सोर्स से अगर वेव फ्रंट निकल रहा है वो सभी डायरेक्शन में समान रूप से वितरित होना चाहिए। आप यहां देखेंगे कि इस एस पॉइंट से जो सभी डायरेक्शंस के अंदर एक समान रूप से ये वितरित हो रहा है, तो ये जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। नंबर 2 जो है वो है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, वो है प्लेन वेव फ्रंट। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर तक जब फैलता है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं जो एक स्फेयर होता है, अगर एक स्फेयर बहुत बड़ा हो जाए स्फेयर अगर, तो उस मान लिया ये स्फेयर एक बहुत बड़ा स्फेयर है, अगर मैं इसका कोई भी छोटा सा पार्ट लेता हूं, अगर मैं वो पार्ट हमें हमेशा सीधा नजर आता है, नियरली वो पार्ट हमें कि सीधा नजर आता है, यानी कि स्फेरिकल वेव फ्रंट को बहुत दूर रख दिया जाए अगर,
यानी कि स्फेरिकल वेव फ्रंट जो लगातार बढ़ता बढ़ता बहुत दूर तक जाएगा, तो उसका कोई भी छोटा सा पार्ट हम लेंगे वो हमेशा हमें प्लेन नजर आएगा। यानी कि इसका जो पीछे वाला होगा वो इस प्रकार, वो भी क्या होगा, नियरली सीधा होगा। तो ये जो वेव फ्रंट होगा वो क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ये होगा प्लेन वेव और फ्रंट, ये कहलाएगा। नंबर 3 पर है हमारे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर नंबर 3 पर है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो हमेशा किसी भी लंबे सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है वो हमेशा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। मान लिया ये कोई लंबा कोई सोर्स है, ये कोई लंबा सोर्स है, इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा, यानी कि इस लंबे सोर्स को मैं इस तरीके से जूम कर सकता हूं और इस लंबे सोर्स में प्रत्येक पॉइंट से यहां से जो है वो वेव फ्रंट निकलेगा। इस पॉइंट से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा और इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा, यानी कि इस पॉइंट से इस प्रकार ही। ठीक इसी प्रकार यहां इस पॉइंट से भी ठीक इसी प्रकार निकलेगा, इस पॉइंट से भी ठीक इसी प्रकार निकलेगा और इस पॉइंट से भी ठीक इसी प्रकार निकलेगा। और अगर मैं इस पूरे वेव फ्रंट को इस तरीके से देखूं अगर, तो पूरा जो वेव फ्रंट है वो मुझे एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नजर आता है। ये एक सिलेंडर की तरह मुझे नजर आता है। तो इस प्रकार के वेव फ्रंट को हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन इस घटना को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका पूरा नाम जो है वो मैंने मेंशन किया है, अगस्तीन जीन फ्रेस्नेल था। और फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन की जो खोज जिसने की थी वो थे जोसेफ फॉन फ्रेनहोफर। इन दोनों साइंटिस्ट की जो विशेष बात ये थी कि इन दोनों ने अलग अलग देश में रह के, ये जो फ्रेस्नेल था ये फ्रेंच था और ये फ्रेनहोफर जर्मन था। इन दोनों का अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इनका जन्म 1788 में हुआ और इनका 1786 में, यानी कि फ्रेनहोफर 1 साल पहले जन्मे। और अगर हम डेथ देखें इन दोनों की तो इनकी डेथ 1827 में हुई और इनकी डेथ 1826 में, यानी कि इनसे 1 साल पहले। यानी कि दोनों का जो एज है वो 39 और 39 है, यानी कि दोनों बराबर साल तक जिए और दोनों ने एक ही फिनोमिना पे काम किया और वो भी अलग अलग तरीके से। जब समय आने पर दोनों फिनोमिनाओं की स्टडी की गई तो दोनों फिनोमिनाओं के मेथड्स अलग अलग हैं लेकिन उनके परिणाम सेम हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पर, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो है उसको हम जो परिभाषित करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि जब किसी ऑब्स्टेकल, यानी कि ए और बी जो है यहाँ डायग्राम में एक ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल से सोर्स की दूरी, यानी कि जो वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है सोर्स की दूरी, और जो स्क्रीन या ऑब्जर्वर जहां पर वो ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि ऑब्स्टेकल से सोर्स की दूरी और स्क्रीन की दूरी एक फिनिट होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, ज्यादा दूर नहीं, निश्चित दूरी होनी चाहिए। उससे जो डिफ्रैक्शन बनेगा वो डिफ्रैक्शन कहलाएगा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं कि ऑब्स्टेकल से सोर्स की दूरी और जो ऑब्जर्वर जो है, स्क्रीन जो है, उन दोनों की दूरी इन्फिनिटी हो, यानी कोई फिनिट दूरी की रिक्वायरमेंट नहीं है,
उस प्रकार के डिफ्रैक्शन को हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। हम अब जनरली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम देखते हैं। पहला जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है जो हमने डेफिनेशन में कहा है कि ऑब्स्टेकल से अगर सोर्स की दूरी और ऑब्जर्वर की दूरी जो है अगर फिनिट होती है तो वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहलाता है, और अगर फ्राउनहोफर में जो है वो ऑब्स्टेकल की दूरी जो सोर्स और ऑब्जर्वर से इन्फिनिटी हो वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। नंबर 2 जो है कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में जो सोर्स से आने वाला जो वेव फ्रंट है वो या तो स्फेरिकल होना चाहिए या सिलेंड्रिकल होना चाहिए। फ्रेनेल वाले केस के अंदर फ्राउनहोफर में सोर्स से आने वाला, अनंत से आने वाला जो वेव फ्रंट है वो हमेशा प्लेन होना चाहिए, यानी कि ये जो है वो प्लेन होना चाहिए, और जो वो है वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होना चाहिए। नंबर 3 है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में किसी भी मिरर या लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि वहां पर किसी भी लेंस और मिरर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्राउनहोफर वाले में हम देख पा रहे हैं कि हमें एक लेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए ये भी इनमें की डिफरेंस। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में जो सेंटर फ्रिंज है वो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी, ये डिपेंड करता है हाफ पीरियड जोन के ऊपर, जो बल्कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमेशा सेंटर फ्रिंज जो होगी वो हमेशा ब्राइट होगी। ये हमने डिफ्रैक्शन देखा, और जो लास्ट जो हमारा आज का इस वीडियो का जो टॉपिक बचा है वो ये है कि हमने वेव तरंगों में व्यतिकरण इंटरफेरेंस को भी देखा, हमने तरंगों में हमने डिफ्रैक्शन भी देखा। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो असल में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो क्लियरली सही हो इन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंतर के बारे में, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन जो एक अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपने एक लेक्चर में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो अंतर बताया था वो ये बताया था कि अगर सोर्स अगर फ्यू है, मतलब कुछ ही सोर्स है, जैसे अगर 2 सोर्स है अगर तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ब्लैक और व्हाइट फ्रिंज में, और अगर सोर्स ज़्यादा है तो हमेशा डिफ्रैक्शन पैटर्न कहना ही अच्छा होगा, यानी कि वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा।